नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले सॉरी, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए अब आज से मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट जो अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए परचेज कर लिया हूँ। मैं इसको फ्रेंड्स आप लोगों के लिए डेली ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका डेली टेस्ट होता है मैं उसको आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स, मैं इसका पीडीएफ मैं आप लोगों के टेलीग्राम पे ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, टेस्ट नंबर 1 है और ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपका अगस्त से स्टार्ट हुआ है और देखिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बलिदान विधि का, तो बलिदान विधि का जो वर्णन है वो सबसे पहले किस में है, तो यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। और याद रखिएगा, यज्ञ संबंधी भी जानकारी जो होता है वो यजुर्वेद में ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि गध और पद दोनों में कौन सा वेद है, तो यह यजुर्वेद है। देखिए जनरली क्या होता है कि जितने 4 वेद होते हैं उसमें से 3 वेद होते हैं, वो 3 वेद पद में हैं। लेकिन पद में है, पद यानी कि कविता में है, लेकिन यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद दोनों में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं वेद की, तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक या नया वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। अगर हम बात करते हैं कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो चारों वेदों को संहिता, याद रखिएगा कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर की, कौन सा एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। देखिए, पहले क्या होता ना था, पहले होता था क्या कि जो हड़प्पा के जो स्थल होते थे, ऊपरी ऊपरी स्थल में क्या होता है कि जो राजा महाराजा वो रहते थे और निचले स्तर में आम जनता रहती थी। तो उनको ऊपर में सुरक्षा लेना पड़ता था, इसलिए उनको ऊपर रखा जाता था। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि हड़प्पाई स्थल कौन है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, तो ये आपका कालीबंगा। याद रखिएगा, कालीबंगा ये आपका घग्घर नदी किनारे स्थित है और कालीबंगा का ही अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पे लोथल है, आपको पता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल ही था, ये हड़प्पाकालीन स्थल का। अगर बात करते हैं क्या कि लोथल की, तो प्रथम जो स्थल खोजा गया था वो लोथल ही खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका सी में आलमगीरपुर। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं आलमगीरपुर ना, यूपी में हिंडन नदी किनारे स्थित है। यूपी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे स्थित है। और याद रखिएगा नक्शा में ये क्या है, तो पूर्वी बिंदु है ये आलमगीरपुर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो आपको पता है कि रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा खोदा गया था। और हड़प्पा जो स्थल है, ये प्रथम स्थल खोजा गया था हड़प्पा स्थल, याद रखिएगा। सॉरी, मैंने आपको लोथल यहाँ पे बता दिया था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हड़प्पा क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है वो प्रथम स्थल खोजा गया स्थल। क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्थल खोजा गया स्थल कौन है, तो हड़प्पा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं रामानंद के शिष्यों की, तो रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे, उसमें से 10 पुरुष शिष्य थे और 2 आपके महिला शिष्य थे। अगर हम बात करते हैं क्या इसमें से कौन सा कसाई था, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रैदास की, तो रैदास क्या थे, तो एक चमार थे। याद रखिए, रैदास क्या कौन थे, तो ये चमार थे। अगर पीपा की बात करें, तो पीपा जो थे वो राजपूत थे। अगर सेना की बात करें तो ये नाई थे। और सधना जो थे वो कौन थे, तो कसाई थे। याद रखिए, सधना कौन थे, तो कसाई थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सधना। और कबीर जो थे वो क्या थे, तो जुल्हा थे। कबीर क्या थे, तो वो क्या थे, तो कबीर जुल्हा थे, जुल्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कसाई कौन था, तो सधना। अगला आपका 4 नंबर कि किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया। देखिए, सूर्योपासना कहने का मतलब क्या कि जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। तो आपको पता है कि सूर्य की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है और चांद की पूजा इस्लाम धर्म में की जाती है। लेकिन याद रखिएगा, चंद्रमा की पूजा भी क्या होता है कि हिंदू धर्म के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो अकबर जो थे वो सूर्योपासना यानी कि सूर्य की पूजा करते थे। कौन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाला
किस क्रांतिकारी का काठमांडू में जमा मस्जिद में दफनाया गया था? अब देखिए 1857 की क्रांति हुआ था, बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह से क्या हुआ था कि भाग लिए थे। तो अगर हम बात करते हैं कि काठमांडू में जमा मस्जिद में दफनाया गया था, तो इसके पीछे हुआ क्या था कि बेगम हजरत महल, यहाँ पे राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। तो देखिए बेगम हजरत महल ने नेतृत्व अवध और लखनऊ से किया था। 1857 के जो नेतृत्वकर्ता थे वो अवध और लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवध और लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल। अब हुआ क्या था, यहाँ कैंपबेल इस विद्रोह को दबा रहा था, तो यहाँ से भागकर क्या हुआ था कि बेगम हजरत महल चली गई थी नेपाल, और नेपाल जाने के बाद उनका वहाँ पे देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, इसलिए उनका जो मस्जिद मतलब क्या उनका काठमांडू में के जामा मस्जिद में दफना दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगर बात करते हैं नाना साहेब की, तो ये पता है कि कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अलीपुर संयंत्र केस हुआ कब था, तो ये हुआ था 1908 में। और ये होने का रीज़न क्या था ना कि जितने भी जो लोग थे बंगाल में, जो लोग थे वो अवैध हथियार रखते थे। तो अवैध हथियार के लिए क्या हुआ था कि अलीपुर संयंत्र केस हुआ था 1908 में। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें गवाह जो है वो सरकारी गवाह कौन बना था, तो ये बना था नरेंद्र नाथ गोसाई। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज से डर के क्या हुआ था कि नरेंद्र नाथ गोसाई क्या होता है कि सरकारी गवाह बना था, ये अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा वीरभद्र तिवारी। देखिए वीरभद्र तिवारी कौन है पता है? ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो सूचना दिए थे कि वो इस पार्क में बैठे हुए हैं, ये वीरभद्र तिवारी नहीं तो और क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मार लिए थे, तो यही वीरभद्र तिवारी ने क्या हुआ था कि अंग्रेजों को सूचना दिया था। अब देखिए फणींद्रनाथ घोष कौन थे? तो देखिए फणींद्रनाथ घोष जो भगत सिंह के बारे में जो बताया था वो फणींद्रनाथ घोष ने ही बताया था, वो यहाँ पे छिपे हुए। तो इस प्रकार से ये थे। और अगर बात करते हैं कि कर्नडफ की बात करते थे, तो खुर्दीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो जज था वो कौन था? तो कर्नडफ था, याद रखिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। और थोड़ा सा बीमार के कारण मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसके लिए वेरी सॉरी। तो प्लीज़ आज से मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से आप जुड़े रहिए और इसके टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर की, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था, तो ये था अराविले जो ये पुडुचेरी, अराविले कहाँ था? ये पुडुचेरी में है अराविले, और ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर था अराविले। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि पेंटागन की, तो देखिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है ये पेंटागन। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ऑफिस क्या है? तो पेंटागन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8 नंबर देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन है जहाँ महल भाषा बोली जाती है? देखिए लक्षद्वीप में अगर हम बात करते तो 36 क्या है? तो 36 द्वीप है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए अगर हम बात करते हैं मालदीव, अगर देखिए लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप है, और मिनिकॉय के बगल में ही आपका एक मालदीव है, तो मालदीव में क्या होता है कि महल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बगल में मिनिकॉय है, तो इसीलिए क्या होता है कि मिनिकॉय में महल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यही रीज़न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की, ब्रह्मपुत्र नदी कि भारत में लंबाई कितनी किलोमीटर है? देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई की हम बात करते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के चेम युंग हिमनद से निकलती है, और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है? प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, याद रखिएगा मानसरोवर झील से निकलती है, झील के चेम युंग हिमनद से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 916 किलोमीटर है। ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिहांग दीवान कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग दीवान कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सतलज नदी की लंबाई कितनी है? देखिए भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं कि 1114 किलोमीटर, तो याद रखिएगा
कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई ना 1114 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और 1180 की बात करते हैं तो भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। देखिए ये हम आपको डेटा बताते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ऊँट कडाल पुल किस झील के बीच स्थित है। देखिए ऊँट कडाल जो आपका जो पुल है ये आपके जम्मू कश्मीर में डल झील के बीच स्थित है, याद रखिए। अगर हम बात करते हैं चुलामू झील तो चुलामू झील आपके सिक्किम में है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा जो है ये भारत के में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है तो चुलामू झील है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्या कि हमें लोनार झील, तो ये महाराष्ट्र में है जिसको हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। और लोनार झील का निर्माण ना ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है लोनार झील का निर्माण। अगर बात करते हैं लोकटक झील तो याद रखिएगा ये मणिपुर में है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और अगर हम बात करते हैं क्या कि लोकटक झील जो है वह लोकटक झील पर ही केबिल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए तो देखिए इससे पहले ना मैं ज्ञान बिंदु सर का जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में अपलोड किया हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ एक बार पीसीएस मेकर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको लगभग 30-40 सेट आपको दिखेंगे। ये आपके जनवरी से मैं स्टार्ट किया था, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार आप विजिट करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो नहीं देखिएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे जीके जीएस आपको इंप्रूवमेंट होंगे, ऐसे ही सेम डिस्कशन के साथ मैं वहाँ पर बताया हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप उसे भी एक बार जरूर जाके देखिएगा, आप लोगों के लिए ही फायदे रहेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाकी क्रांति का संबंध है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से, याद रखिए। अगर हम बात करते हैं नदी जोड़ो परियोजना, ये अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। बागवानी की बात करते हैं तो याद रखिए स्वर्ण क्रांति या स्वर्ण क्रांति को बोलते हैं बागवानी क्रांति, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कच्चा तेल उत्पादन तो इसको बोलते हैं कृष्ण क्रांति या काली क्रांति इसको कहते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर कि राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ था तो गठन हुआ था 2004 में। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ था 2004 में। अगर हम बात करते हैं कि अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे तो 2006 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि कौन सा क्षेत्र है तो धारवाड़ क्षेत्र जो है ना वो सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़। अगला 14 नंबर के हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में स्थित है। देखिए तो हीरा के लिए सबसे प्रसिद्ध मझगांव जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे काकस क्या है। देखिए काकस की बात करें तो किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को हम लोग काकस कहते हैं। और बिना चर्चा के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखना इसे हम लोग गिलोटीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं तो गिलोटीन कहते हैं। याद रखिएगा कि बिना चर्चा के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखना इसे गिलोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है। आपको पता है आपको कि राष्ट्रगान के लेखक जो ये रचयिता कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपको पता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान को प्रथम बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धड़ ने किया था। याद रखिए जिसकी अध्यक्षता किसने किया था विशन नारायण धड़ ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है तो राम सिंह ठाकुर को। और राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है जिसमें 5 भाग है, राष्ट्रगान में 5 भाग है। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। तो याद रखिए राम सिंह ठाकुर जो है संगीतमय धुन बनाने का श्रेय जाता है। अगर बात करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी का तो आपको पता है कि हमारा जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर है आपका कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1986 में, 1986 में। 18 नंबर कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है। देखिए अगर हम बात करते हैं लोक अदालत की तो लोक अदालत जिसमें लोगों का कल्याण हो, ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है। अगर यहाँ पे आपका एक पॉइंट है देखिएगा परिवार न्यायालय अधिनियम, तो देखिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में पारित हुआ था। और मोबाइल अदालत जो है ये आपका मोबाइल अदालत का जो प्रयोग है सबसे पहले हरियाणा में 2007 में किया गया था।
मोबाइल अदालत का प्रयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस हम लोग मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस। हम लोग विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी की बात करें तो आपको पता है कि लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं हम लोग, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी। 20 नंबर की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? यानी कि NSG, याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में, जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी ना 1984 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। अगर हम बात करते हैं बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में। अगर हम बात करते हैं CISF का गठन हुआ था 1969 में, और 1969 में याद रखिएगा कि इसरो का भी स्थापना हुआ था। अगला आपका कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सती प्रथा की समाप्ति, तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। अगर हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की, तो आपको पता है कि 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त को। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अमृतसर घटना, देखिए अगर बात करते हैं अमृतसर घटना, या इसी को बोलते हैं हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला अमृतसर में हुआ था। हम बात करते हैं चौरी चौरा घटना, तो आपको पता है कि चौरी चौरा घटना जब असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये चौरी चौरा घटना या 4 या 5 फरवरी कहीं कहीं को आपको दिखेगा, तो 4 या 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा घटना। चंपारण आंदोलन हुआ था अप्रैल 1917 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा CADB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए अगर हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कब था, तो 3 दिसंबर 1906 को हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर आपको सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, एक है सर आगा खां और दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसकी स्थापना एक ऑप्शन में अगर नवाब सलीमुल्लाह खां दिया हो तो इसको टिक कीजिएगा, अगर ये नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं रहे तो सर आगा खां को टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खां, इनका ज़्यादा योगदान था, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर के, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? देखिए अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। एक किए थे 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन किए थे, और एक किए थे 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन किए थे। तो देखिए 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और यह जो सुभाष चंद्र बोस जब त्याग दिए थे तो मई 1939 में क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? देखिए जब पूना समझौता हुआ था ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पूना समझौता किनके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और याद रखिएगा ये जो हुआ था ये मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुआ था, और ये हुआ था पूना के यरबदा जेल में। याद रखिए पूना के क्वेश्चन आता है कि पूना के यरबदा जेल में 1932 में पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में। और आपको पता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। और देखिए सबसे पहले दलितों को आरक्षण दिया था इसी समझौते में, पूना समझौता जो हुआ था ना, तो इसी समझौते में सबसे पहले दलितों को आरक्षण दिए थे किसने? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिलवाए थे। तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। 26 नंबर की, यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा था? देखिए
ये कहा था, अगर हम बात करते हैं क्या कि मार्च 1942 में आपका ना कृषि मिशन भारत आया था। तो जब कृषि मिशन भारत आया था ना, तो यहाँ पे एक आंदोलन ना हो जाए, क्रांति ना हो जाए, इसीलिए कहा था कि यह क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना, यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 1946 में भारत में आया था, और उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल। जब कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। अगला है 27 नंबर की महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। देखिए, जन आंदोलन कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जन आंदोलन कहने का मतलब क्या, जिसमें सभी जनताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो ये असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था और इसकी समाप्ति हुई थी चौरी चौरा कांड, यानी कि 4 या 5 फरवरी 1922 में इसकी समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 28 नंबर की बात करते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये अजातशत्रु। तो जो अजातशत्रु थे ना, ये तो पहले पिता यानी कि बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा और फिर उदयन इसका जो बेटा था अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को मारकर गद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक, इनका उपनाम क्या है, तो कुनिक भी कहा जाता है। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ना, वो अजातशत्रु के समय में हुई थी, इसीलिए प्रथम बौद्ध स्थगिति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला आपका 29 नंबर की मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। देखिए, मनुस्मृति न समाज व्यवस्था संबंधित है और मनुस्मृति की रचना जो हुई थी ना, शुंग काल के समय लिखा गया था मनुस्मृति। अगला आपका 30 नंबर की अकबरनामा किसने लिखा, तो आपको पता है कि अकबरनामा जो है, अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। 31 नंबर की कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं पर स्थित हुए हैं। देखिए, कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है ना, ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित कार्डेमम पहाड़ियाँ, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ये केरल और तमिलनाडु के स्थित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। देखिए, मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि मृदा के ऊपरी परतों का विनाश होना। तो ये चंबल घाटी आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे खड्डे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। ये अत्यधिक प्रभावित कौन है, तो चंबल घाटी। अगला आपका 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बंदरगाह की, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा कि चेन्नई बंदरगाह आपका पूर्वी तट पे है, पारादीप ये गुजरात में ये भी पूर्वी तट पे स्थित है, पारादीप आपके उड़ीसा में ये पूर्वी तट पे स्थित है, कांडला बंदरगाह ये आपके गुजरात में ये पश्चिमी तट पर स्थित है, और तूतुकुड़ीन ये तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कांडला जो है वो पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह। देखिए, अगर हम बात करते हैं दामोदर की, तो दामोदर जो है वह हुगली की सहायक नदी है। और याद रखिएगा, विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। और याद रखिएगा, ये अगर हम बात करते हैं क्या कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पद्मा, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और सुवर्ण रेखा की हम बात करें तो छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है किसे, तो सुवर्ण रेखा को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है। तो देखिए, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर याद रखिए ये उड़ीसा में है। विश्रामपुर हो गया। अगर हम बात करते हैं क्या कि संबलपुर हो गया और तालचेर हो गया, ये उड़ीसा में है। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा में, और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 36 नंबर के निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निश्चयों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो ये कौन सा स्रोत है, तो याद रखिए गोंडवाना क्षेत्र। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या गोंडवाना क्षेत्र में ना 98% कोयला जो है वो इसी क्षेत्र से मिलता है, यानी कि गोंडवाना क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे क्षेत्र और खनिज है। अगर हम बात करते हैं बादाम पहाड़, तो देखिए ये बादाम पहाड़ ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। अगर बात करें कोडरमा, तो कोडरमा आपके झारखंड में है। कोडरमा अगर हम बात करते हैं कि कोडरमा आपके कहाँ पे है, तो झारखंड में है, और कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं मूसावानी, ये भी झारखंड में है, और मूसावानी जो है आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं रवा, तो ये भी झारखंड में ही है, और रवा जो है वो आपके खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3।
अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, ये भी मैच करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि स्वर्ण, तो देखिए स्वर्ण जो है यानी कि सोना जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक के कोल्लार में सोना पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार में सोना पाया जाता है। कोयला की बात करें तो आपको पता है कि झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। तांबा की बात करें तो तांबा राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है। और तांबा उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। और दूसरा राजस्थान है। अगर बात करते हैं लोहा की, तो लोहा आपके कर्नाटक के कुद्रेमुख में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के माध्यम पाए जाते हुए कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला है 40 नंबर के रिंग ऑफ फायर संबंध है। देखिए रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, रिंग ऑफ फायर भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर से यह संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और 42 नंबर है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन का मतलब संघ होता है, यानी कि राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का संघ है। 43 नंबर है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो 6 राज्य में आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। पहला आपका बिहार हो गया, दूसरा आपका यूपी हो गया, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार महाराष्ट्र, चौथा हो गया आपका कर्नाटका, पांचवा हुआ आपका आंध्र प्रदेश और छठा हुआ आपका तेलंगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान जो है आपका विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। विधान परिषद कहने का मतलब क्या, 2 सदनों वाला राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो डेली जो आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट है आपको शाम में आपको 6 बजे आपको पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको डेली मैं ये वीडियो शाम के 6 बजे प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था, वह तिथि कौन सी थी। तो देखिए ध्यान से, तो अगर हम बात करते हैं क्या दल बदल, तो आपको पता है कि दल बदल तो आपके 10वीं अनुसूची में है। अगर हम बात करते हैं क्या कि दल बदल की, तो दल बदल जो अधिनियम आया था वो राजीव गांधी के समय में आया था। और कब आया था, तो 15 फरवरी 1985 को। अगला है 45 नंबर की, जिन्हें प्रथम वीके कृष्ण मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन है, तो उनका नाम है केजी बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रोमांसिंग विथ लाइफ, ये देव आनंद के द्वारा लिखा गया, तो ये आपका सही है। ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट, ये आर.के. पचौड़ी के द्वारा लिखा गया, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करते हैं एशियन ड्रामा, तो देखिए एशियन ड्रामा जो है विक्रम सेठ नहीं बल्कि गुन्नार, तो बात करते हैं गुन्नार मिर्डल के द्वारा लिखा गया था एशियन ड्रामा। और लज्जा जो है आपका तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका गलत हो जाएगा। 47 नंबर की, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि स्वामी विवेकानंद ने तो अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला 48 नंबर की, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्वान है वह कौन सा स्थान है, तो आपका हैदराबाद है। अगला 49 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा दाब नहीं बल्कि दबाव समूह होगा, याद रखिएगा। दबाव समूह की भूमिका को निभाता है तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा INTUC। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिए INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए अगर हम बात करते हैं राज्य का ना 4 महत्वपूर्ण तत्व है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है आपका क्षेत्रफल, दूसरा है आपका जनसंख्या, तीसरा है आपका सरकार और चौथा है आपका संप्रभुता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। तो देखिए आपका सेट नंबर 1 का ये जो प्रैक्टिस सेट था आपका कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ इससे पहले मैंने आपको लगभग 40 प्रैक्टिस सेट ऐसे ही डिस्कशन करके अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप जाके उसे जरूर देखिएगा और पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पहले से मेरा हेल्थ ठीक हो गया तो मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीसीएस मेकर के टेलीग्राम से जुड़ जरूर जाइएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।